गरीब माँ का अमीर बेटा। ओहो, मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ने की जरूरत है। मेरे लिए इतना काफी नहीं है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। तभी वहां पर टीना आती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो आज मेरा बर्थडे है, चलो पार्टी करने चलते हैं। अरे नहीं यार, तुम जाओ यहाँ से, कल मेरा एग्जाम है और मुझे पढ़ाई करनी है। ये तुम कैसे कर सकते हो यार? मेरे इतने स्पेशल डे पर तुम मेरे साथ नहीं होगे क्या? हाँ, क्योंकि मुझे केवल अपनी पढ़ाई की पड़ी है। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बहन पहले हैं। वो दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़ा सफर कर रही हैं। आज मैं इस बड़े से कॉलेज में सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। टीना ये सब सुनकर रोने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ा सकती। वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन अनूप को इस बात का दुख होता है और वो फिर भी अपनी पढ़ाई ही करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अनूप की माँ सीमा बिस्तर पर लेटी होती है और बीमार होती है। माँ, आप थोड़ा सा हौसला रखिए। कल भैया के आखिरी एग्जाम है, उसके बाद भैया को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो आपसे मिलने यहाँ आएंगे। निहारिका ऐसा कहकर अपनी माँ को दवाई खिला देती है, जिसके बाद देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनूप उनके पास नहीं आता। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अनूप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी अपनी माँ और अपनी कुंवारी बहन से मिलने नहीं आया? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। निहारिका, मैं जानती हूँ कि तू आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन तू जानती है कि मैं बहुत गरीब हूँ। तेरे भाई के साथ साथ तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। मेरी बात मान बेटी और मेरी मदद कर अपने भाई को एक कामयाब इंसान बनाने में। कोई बात नहीं माँ, बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं। मुझे फिर भी एक ना एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना है। अगर भैया कामयाब हो जाएंगे तो वो तुम्हारे सारे सपने साकार कर सकेंगे। इसमें मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। निहारिका अपनी माँ की बात समझ जाती है, जिसके बाद सीमा अपनी बेटी निहारिका को घर में सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर देती है। सिलाई करके निहारिका अपनी माँ की मदद करती है और कुछ पैसे कमा लिया करती, और वो दोनों सारे पैसे इकट्ठे करके शहर में अनूप को भेज दिया करते। अरे माँ, घर में तो राशन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटी, तू चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं उन पैसों से घर का राशन ले आती हूँ। सीमा ऐसा कहकर राशन लेने के लिए दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। अरे वाह, ये तो अनूप का फोन है। चलो अच्छी बात है। कई दिनों से मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टावर की वजह से नंबर ही नहीं लग रहा था। जैसे ही सीमा फोन उठाती है, दूसरी तरफ अनूप अपनी माँ से कहता है, माँ, आप कैसी हो? आपकी बहुत याद आ रही थी। आपने इतने दिन से एक बार भी कॉल नहीं किया। बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू अपनी बता, तू कैसा है और पढ़ाई अच्छे से कर रहा है या नहीं? वो ये सब कह रही थी कि तभी पीछे से निहारिका कहने लगती है, अरे माँ, अकेले अकेले बात करती रहोगी क्या? मेरी भी बात कराओ ना भैया से। सीमा जैसे ही फोन देने वाली होती है, तभी अनूप कहता है, माँ, यहाँ मुझे एग्जाम की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए और हर एक एग्जाम की अलग फीस जाती है। मेरे पास पैसे नहीं बचे माँ। अरे बेटा, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज ही तेरे अकाउंट में पैसे डलवा देती हूँ। तू अपनी फीस समय से भर देना। ऐसा कहने के बाद सीमा फोन रख देती है। माँ, अगर आप पैसे भैया को भेज दोगी तो घर का राशन कैसे आएगा? अरे पगली, चिंता मत कर, हम दोनों मेहनत करेंगे और पैसा कमा कर राशन ले आएंगे। लेकिन अभी इन पैसों की हमसे ज्यादा तेरे भाई को जरूरत है। ऐसा कहने के बाद सीमा से पैसे अनूप के अकाउंट में डलवा देती है, जिसके बाद अनूप अपने अकाउंट से अपनी फीस भर देता है और एग्जाम की तैयारियों में लग जाता है। माँ, अब मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? मैं काम करती हूँ, पड़ोस की विमला से थोड़े चावल मांग कर ले आती हूँ। उन्हीं को बना लेना, अचार से खा लेंगे। सीमा ऐसा कहने के बाद अपने पड़ोस की विमला के पास जाती है और उससे चावल मांग कर ले आती है, जिसके बाद निहारिका चावल उबाल लेती है और दोनों माँ बेटी चावल खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सवेरे निहारिका पैसा कमाने के लिए सिलाई करना शुरू कर देती है। पैसों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। भैया के एग्जाम भी चल रहे हैं और फिर घर में भी पैसों की जरूरत पड़ती ही है। अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगी तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। निहारिका ऐसा सोचकर दिन रात सिलाई करती जाती है, जिसके चलते वो 2 पैसे फालतू कमा लेती है और उन्हें जोड़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही सीमा भी पैसे कमाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। भगवान,
मेरे कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आराम भी नहीं कर सकती। काम सही से नहीं करूंगी तो मालकिन मुझे काम पर से निकाल देंगी। बेचारी सीमा क्या करती, उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वो चुपचाप दर्द में भी काम करती रहती है। शाम तक वो सारे काम निपटाकर घर पहुंचती है तो उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। निहारिका, मेरी बात अपने भाई से करवा दे, नहीं तो पता नहीं किस क्षण में अपने प्राण छोड़कर इस दुनिया से चली जाऊं। माँ, आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो? क्या आपको मेरा और भैया का जरा भी ख्याल नहीं है? आपके बिना हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी, जरा सोच कर तो देखो। निहारिका रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को दवाई पिलाती है, जिसके बाद वो दोनों आराम से सो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनूप एग्जाम पास कर लेता है। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड टीना से उसकी अनुबंध हो जाती है। टीना, जरा रुको तो सही। देखो, मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना मेरी माँ और मेरी बहन कितने कष्ट उठा रही हैं मुझे एक बड़ा आदमी बनाने के लिए। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो तुम अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे। टीना के ऐसा कहते ही अनूप उसका हाथ छोड़ देता है। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे समझोगी, वरना मुझे ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए जो मुझे और मेरे परिवार को समझ न सके। ऐसा कहने के बाद अनूप चला जाता है और टीना वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ ही दिनों में अनूप अपने सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है, जिसके चलते वो अपनी माँ और अपनी बहन को फोन करना ही भूल जाता है। काफी दिन हो गए, माँ का कोई फोन नहीं आया, मुझे ही कर लेना चाहिए। अनूप जैसे ही कॉल करता है, कॉल की दूसरी तरफ से एक आवाज आती है। दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। ओहो, लगता है गांव में बिजली नहीं आई होगी, इसलिए माँ ने फोन को चार्ज नहीं किया होगा। चलो कोई बात नहीं, कल मेरी जॉब का इंटरव्यू है, बस किसी भी तरह मुझे ये जॉब मिल जाए। अनूप ऐसा सोचकर सो जाता है और अगले दिन जॉब के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपना इंटरव्यू देता है, कंपनी वाले उससे बहुत खुश हो जाते हैं। वो इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है, जिसके चलते कुछ दिनों में उसे जॉब के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और वो अपनी जॉब शुरू कर देता है। अरे, इस बात की खुशखबरी देने मैं गांव खुद ही जाऊंगा और अपनी माँ और बहन को अपने साथ शहर लेकर आऊंगा। अब तो मैं और अपनी बहन की शादी एक बड़े घर में करूंगा। ऐसा सोचने के बाद अनूप अपने कपड़े पैक कर लेता है और अपने गांव निकल जाता है। गांव में वो अपनी बड़ी सी गाड़ी के अंदर से बाहर निकलता है और अपनी माँ की टूटी फूटी झोपड़ी में जाता है, जहां उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने पड़ोस की विमला आंटी से पूछता है, अरे आंटी, मेरी माँ और मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ने बहुत कष्ट झेले हैं। कई दिनों से तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। बीमारी इतनी बढ़ गई कि तुम्हारी बहन उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। अनूप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो अपनी माँ और बहन की हालत देखकर रो पड़ता है। बेटा, तू आ गया। मुझे कितना भला बुरा कहते थे, मेरे चरित्र पर लांछन लगाते थे कि, लेकिन देखो मेरी मेहनत का फल आज मुझे मिल ही गया। हाँ, मैं आप दोनों को और परेशान नहीं होने दूंगा। आज से आप अमीरों की जिंदगी जियोगी। वो अपनी माँ और अपनी बहन को अपने साथ शहर ले आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है और कुछ दिनों बाद अनूप अपनी छोटी बहन का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में कर देता है, जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बादलों में 3 जादुई के घर। राजीव की अचानक हुई मौत ने उसकी पत्नी कावेरी को झकझोर कर रख दिया था। कावेरी की 2 बेटियां थी, इशिका और ईवा। पति की मौत के बाद बेटियों के भरण पोषण का भार कावेरी के कंधों पर आ पड़ा था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ईवा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। माँ भी भूखी है और हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हम गरीब हो गए हैं। मगर दीदी, बिना खाए तो हम मर जाएंगे। 10 साल की ईवा के मुंह से निकली बातों में उसकी मासूमियत झलक रही थी, जिसे देखकर उस मजबूर माँ का मन भर जाता है और उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इतिशा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। ईवा का ख्याल रखना। कावेरी के कदम काम की खोज में निकल पड़ते हैं, मगर दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी। अब मैं क्या करूं? कावेरी सोच ही रही थी कि उसे अपने हाथों बनाए केक का ख्याल आता है
उसके हाथों में स्वादिष्ट केक बनाने का इल्म कूट कूट कर भरा था। क्यों ना मैं बेकरी शॉप खोल लूं। आजकल केक की बिक्री बहुत ज्यादा है, मगर इस गांव में केक का कारोबार ना के बराबर चलेगा। मुझे शहर जाना पड़ेगा। कावेरी अपने घर को बेच मिले हुए पैसे और अपनी बेटियों को लेकर शहर आकर एक बस्ती में रहने लगती है। साथ ही एक बेकरी शॉप खोल लेती है। उसके इस काम में उसकी तीनों बेटियां बढ़ चढ़कर हाथ बटाया करती थी। माँ देखो, मैंने और ईवा ने कितना अच्छा केक बनाया है। बहुत खूब मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर नाज है। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कावेरी केक लेकर बेकरी शॉप पर जाने के लिए निकल जाती है, मगर कावेरी मुड़कर कभी नहीं लौटती। दीदी, सूरज भी ढल गया और देखो अंधेरा हो गया। माँ क्यों नहीं आई? हाँ, बाकी दिन तो माँ आ जाती है। चलो ईवा, हम दोनों बहनें बेकरी शॉप पर चलते हैं। दोनों बहनें अपनी माँ की खोजबीन में घर से निकल जाती हैं, मगर सड़क किनारे बड़ी भीड़ देखकर वो जैसे ही वहां आती है, वहां पर उनकी माँ की लाश होती है, जिसे देखकर दोनों बहनों की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद इशिता बोलती है, मैं माँ की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी, इसीलिए आज से हम दोनों बहनें ही बेकरी शॉप चलाएंगी। ठीक है दीदी, वैसे भी अब घर में बनाने को कुछ भी नहीं, कम से कम केक बेचकर हम राशन तो लाएंगे। दोनों बहनें जैसे ही केक की दुकान पर पहुंचती हैं, तो दुकान का मालिक कमलेश उन्हें झड़कते हुए कहता है, अरे ओ लड़कियों, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ये बेकरी शॉप हम बहनों की है, आप यूँ अपना हक नहीं जमा सकते। दीदी, मुझे तो ये अंकल ठगी लगते हैं। बीते भर की छोकरी मेरे दुकान में खड़ी होकर मुझे ठगी कहती है। अब तुम्हें इस बेकरी शॉप से ठेंगा मिलेगा। चलो फुटो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगी। बहुत ढीठ है ये लड़की, ठहर जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। कमलेश दोनों अनाथ बहनों को बेरहमी से मारकर भगा देता है। दोनों बहनों के माथे से खून बहने लगता है और दोनों लंगड़ाती हुई एक जंगल में बैठकर रोने लगती हैं। माँ, पिताजी, आप हम बहनों को अनाथ क्यों करके छोड़ गए? ये दुनिया बहुत बुरी है और मतलबी है। मत रो दीदी, चुप हो जाओ। काश कि हम दोनों बहनों को बादलों पर थोड़ी जमीन मिल जाती, जहां हम बेखौफ होकर अपनी केक बेकरी शॉप खोल लेती। ये तुम कैसा ख्वाब बुन रही हो ईवा? बादलों पर केक बेकरी खोलना यह मुमकिन नहीं, क्योंकि बादल पर जाना मुमकिन नहीं। इशिता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने सोने से बनी सीढ़ियां चमक उठती हैं, जो बादलों पर जा रही थी। ये देखकर दोनों बहनों की आंखें इठलाने लगती है और एक आवाज उन बहनों को बुलाहट देती है, इशिता, ईवा, बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। दोनों बहनें सीढ़ियां चढ़कर बादलों पर चली जाती हैं, जिसके साथ सभी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और एक सुनहरे प्रकाश में उनके सामने 3 जादुई केक घर बने होते हैं, जिनकी नाक, आंख और मुंह होता है। और सामने खड़ी एक सुंदर सी परी उनका स्वागत करते हुए कहती है, मैं वैनिला परी हूँ। इस बादलों में बसे जादुई 3 केक घर की ओर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। जादुई परी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं कई साल से इन तीनों जादुई केक घर की रखवाली कर रही थी, मगर अब मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए मुझे पहरुए की खोज थी। और फिर मेरी नजर तुम दोनों बहनों पर पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें इस तीनों जादुई केक घर का वारिस ठहराती हूँ। अब से तुम यहाँ रह सकती हो। अलविदा। एकाएक परी गायब होकर बादलों में घुल मिल जाती है, जिसके बाद तीनों जादुई केक घर उन बहनों को बुलाहट देती हैं। मैं हूँ चिक्की, जादुई चॉकलेट केक घर। क्या तुम मुझ में रहना चाहोगी? मैं हूँ स्ट्रॉबेरी केक घर, तुम मुझे चुनो। नहीं, तुम मुझे चुनो। देखो मैं इन दोनों केक के मुकाबले कितना बड़ा हूँ। तीनों जादुई केक को लड़ता देखकर इशिता बोलती है, तुम तीनों लड़ो मत, हम दोनों बहनें बारी बारी से तीनों घर में रहेंगी। इतना कहकर इशिता जादुई चॉकलेट केक के घर में घुस जाती है, जहाँ शान और शौकत की सभी चीजें होती हैं, जैसे कि सुंदर बेडरूम, बिस्तर, किचन और भी बहुत कुछ। अरे वाह दीदी, ये जादुई केक घर तो बड़ा ही आलीशान है। यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, काश कि चॉकलेट केक खाने को मिल जाता। ईवा की अभिलाषा जानकर जादुई केक घर उसके सामने स्वाद से भरपूर खुशबूदार केक प्रकट करता है। दोनों बहनें उसे खुशमन से खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो पाइनएप्पल केक के घर में प्रवेश करती हैं। देखो दीदी,
ये दूसरा जादुई केक घर तो पहले वाले से भी सुंदर है। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ आकर खुश नहीं हुई? मैं खुश हूँ, पर काश ये केक घर हमें नए कपड़े देते तो हमें ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना पड़ता। जैसे ही इशिता जादुई केक घर में अपनी इच्छा जताती है, एक सुनहरी किरण जगमगाहट के साथ उसके सामने सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग जाता है। देखो दीदी, इस दूसरे जादुई केक घर में कितने सारे कपड़े दिए हैं। समय बीतता है, तीनों जादुई केक घर उन बहनों के हर एक मनोकामना को पूरा करते। देखते ही देखते ईवा का जन्मदिन आता है और वो खुश होकर कहती है, जादुई केक घर, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? बताओ तुम तीनों मुझे क्या तोहफा दोगे? कहो ईवा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर ईवा की आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं और वो भावुक होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं बेसहारा बच्चों को केक खिलाऊं, क्योंकि उन बेचारों का बर्थडे कोई नहीं मनाता। माँ कहती थी गरीबों में खुशियाँ बांटना भली बात होती है। ईवा की बात सुनकर तीनों जादुई केक घर खुशी से भर जाते हैं और एकाएक केक घर के फाटक खुल जाते हैं, जिसके अंदर से निकल रही सुनहरी रोशनी जुगनू के जैसे छिटकी हुई बादलों से जमीन पर सीढ़ियां बनाती है। जाओ ईवा, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आ ही रहे होंगे। चलो ईवा, मैं तुम्हें सिंड्रेला के जैसे तैयार कर देती हूँ। थोड़े ही देर में सभी अनाथ बच्चे सीढ़ी से होते हुए बादलों पर बसे जादुई तीनों केक घर में आते हैं। आहा देखो बंटी, 3-3 केक घर। हाँ बबली, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आओ साथियों, आज मेरे साथ तुम सभी का जन्मदिन है। जादुई केक घर इन सभी बच्चों को जन्मदिन का केक दो। ईवा के ऐसा कहते ही तीनों जादुई केक घर का मुंह खुल जाता है और उनके घर से अलग अलग केक बच्चों के आगे आ जाते हैं, जिसके बाद सभी अनाथ बच्चे बादलों के बीच अनाथ बहनों की बदौलत अपना बर्थडे मनाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, आप दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तुम्हारे कारण हमने केक खाया। पर क्या अब हमें जाना होगा? नहीं, तुम बच्चों को जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इन जादुई केक घर में जब तक चाहो रह सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चों का बुझा हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी बेसहारा बच्चे जादुई केक घरों में खुशी से रहने लगते हैं।